नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। यूपी बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं। 12th क्लास में टॉप किया है बागपत के अनुराग मलिक ने। अनुराग ने 97% मार्क्स हासिल किए हैं और वो बड़ौद के रहने वाले हैं। और उनका स्कूल का जो नाम है सेम जो रिया जैन जिसने 10th क्लास में टॉप किया है, सेम उसी कॉलेज के यानी श्री राम एसएम इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं अनुराग, और बड़ौद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग। मैं उनसे बात करूंगी किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। अनुराग कहते हैं कि वो इंटर में टॉप करने के बाद वो बीएससी करना चाहते हैं, इसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईएएस अफसर बनकर वो देश की सेवा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो चूँकि वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो कहते हैं कि मैं छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में उन क्षेत्रों को विकसित करना चाहता हूँ। मैं उन वहाँ की सेवा करना चाहता हूँ, वहाँ की जो समस्याएं उसे दूर करना चाहता हूँ, और इसी मकसद से वो आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। मैं उनसे बात करूंगी कि आखिर उनकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है, किस तरह वो टॉपर बने, किसने उन्हें पढ़ाया, उनके पढ़ाई के तरीके क्या थे, कौन सी उन्होंने बुक्स पढ़ी, क्या उनका रूटीन होता था, कैसे उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया। और अब मेरे साथ बड़ौद से जुड़ रहे हैं अनुराग से मैं आइए मैं अनुराग से बात करते हैं। अनुराग, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने पूरे राज्य में टॉप किया है, 97% मार्क्स आए। आपको उम्मीद थी कि आप पूरे राज्य में टॉप करेंगे? यस मैम, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं पूरे यूपी की मेरिट में जरूर स्टैंड करूंगा। मैम फिजिक्स में 99 मार्क्स आए हैं। अच्छा, तो आपने फिजिक्स में इंटरमीडिएट में कौन सी बुक पढ़ी थी? मतलब जो मैम बुक तो एक नहीं थी, कई बुक थी। आप उन बुक्स एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, स्कूल में पढ़ाई गई थी, अच्छा, और अदर भी पढ़ता था। तो आप कुछ बुक्स के नाम बताइए। एक तो आपने एनसीईआरटी की जो फिजिक्स की बुक पढ़ी, कॉलेज में कौन सी बुक पढ़ाई जाती थी आपको? मैम वो तो एस चंद थी। एस चंद की थी। इसके अलावा और आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? और मैम नगीन प्रकाशन की थी फिजिक्स की बुक। अच्छा, नागेंद्र प्रकाशन की पढ़ी थी। अच्छा, आपको फिजिक्स क्या बहुत अच्छी लगती है? अगर आप जो तमाम स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, आप उनको अगर बताना चाहें कि फिजिक्स में कैसे इतने 99% मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है, तो कैसे आपने फिजिक्स को आप समझते थे, उसके फॉर्मूले को आप याद करते थे, कैसे पढ़ाई की आपने फिजिक्स की? मैम सब कुछ प्रैक्टिस से ही होता है। अगस्त के महीने तक हमारा सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया था। अच्छा। उससे आगे सितंबर से प्री बोर्ड शुरू कराए गए थे। एक सब्जेक्ट के लगभग 20-20 प्री बोर्ड हो जाते थे। अच्छा। पेपर तक एक सब्जेक्ट के 20-20 तक प्री बोर्ड हो गए थे। तो उसमें लगातार हम याद करते थे रोजाना, फिर स्कूल में आकर उन्हें लिखते थे। अच्छा। और जो कहीं भी मिस्टेक होती थी तो टीचर हमें बताते थे, लिखना भी सिखाते थे, याद करना भी सिखाते थे, ट्रिक भी बताते थे। अच्छा, तो लिख लिख कर इस तरह से प्रैक्टिस की। अच्छा, आपने कहा कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते थे और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि टीचर आपके ट्रिक बताते थे, तो अगर आपको कोई इंटरमीडिएट के बच्चे जो अभी अगले साल एग्ज़ाम देंगे, आप उनको कोई ट्रिक बताइए कि फिजिक्स में कैसे बढ़िया मार्क्स लाए जाएं। मैम फिजिक्स में एक तो राइटिंग का भी महत्व है कॉपी में। अच्छा। और ये भी इसका भी महत्व है कि हम कोई आंसर दे रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ खत्म कर रहे हैं, और एक डायग्राम का भी महत्व है। अच्छा। अच्छा, डायग्राम बनाना चाहिए और राइटिंग, मतलब आपकी कॉपी बहुत साफ होनी चाहिए। यस मैम। ओके। अच्छा, और केमिस्ट्री और मैथ के बारे में बताइए, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए आपके? मैम केमिस्ट्री में 98 है, मैथ्स में भी 98 है। केमिस्ट्री में आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी? मैम वही नगीन की पढ़ी थी केमिस्ट्री में, और एनसीईआरटी पढ़ी थी। अच्छा। केमिस्ट्री यस को मैम। केमिस्ट्री जैसे आपने फिजिक्स में कहा कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको समझना चाहिए। केमिस्ट्री में क्या खास बात लगती है, कैसे पढ़ना चाहिए? मैम केमिस्ट्री में भी समझना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर रिएक्शन होती है केमिस्ट्री सेकंड में। तो वे भी अगर हम समझ के करें तो हमारे याद रहती है, अगर हम रट्टाफिकेशन करेंगे तो कभी याद नहीं रहने की। अच्छा। और वही है लिख कर प्रैक्टिस करना। लिख के प्रैक्टिस करना और कॉन्सेप्ट को समझना। यस मैम। ओके। अच्छा, इसी तरह मैथमेटिक्स में बताइए, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी और कैसे आपने पढ़ाई की? मैम मैथमेटिक्स का भी रूल यही था कि मैथ में मेरी ज्यादा रुचि थी, तो मैं जो भी फ्री टाइम था तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैथ निकालता था। अच्छा, तो कितनी देर आप मैथमेटिक अगर मैं पूछूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो पूरे दिन में आप कितना समय किस सब्जेक्ट को देते थे? मैथ कितने घंटे पढ़ते थे, या ऐसी कोई प्लानिंग आपने की थी कितने घंटा किस विषय को देना है? यस मैम, ऐसी प्लानिंग रहती थी कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट पीछे छोड़ना है, सभी को एक साथ लेकर आगे चलना है। तो आपने क्या क्या प्लानिंग की थी, प्लानिंग बताइए आप। मैं लगभग 15 से 16 घंटे पढ़ाई करता था। तो उसमें
3 घंटे मैथ को, 3 फिजिक्स को, इस तरह अलग-अलग घंटे दे। अच्छा, अच्छा और हिंदी, इंग्लिश में को कैसे पढ़ा आपने? इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं आपके? मैम इंग्लिश में 92, मैम इंग्लिश में 98 है, हिंदी में 92 है। अच्छा, तो इंग्लिश को आपने कैसे पढ़ा? उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? कोई आपने एक्स्ट्रा बुक ली? कैसे पढ़ते थे आप? मैम इंग्लिश तो हमारी सारी स्कूल में ही सर ने तैयार करा दी थी। हुँ, इस स्कूल में क्लासेस चलती थी हुँ, और अगर तैयार नहीं होती थी तो एक्स्ट्रा क्लास भी चलती थी, तो हुँ, सब कुछ कवर हो जाता था। जून के महीने में भी हमारी क्लासेस चली हुँ। और स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी चलती थी, तो सब कुछ कवर हो जाता था स्कूल में। अच्छा। अच्छा तो आपको लगता है कि टॉपर बनने में आपके स्कूल के टीचर्स ने ज़्यादा योगदान किया या जो आपका प्रयास है, आपकी सेल्फ स्टडी है या आपका मेहनत है, उसने ज़्यादा अहम रोल अदा किया? मैम दोनों का ही योगदान ज़रूरी था, हुँ, क्योंकि अगर एक की भी कमी होती हुँ, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। हुँ। आपने इस कॉलेज के अलावा आपने कोई ट्यूशन या कोचिंग भी पढ़ी थी? नो मैम, कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लास हमारे साथ हमारे चलवाते थे। अच्छा, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? नॉर्मली 15 से 16 घंटे और एग्ज़ाम टाइम पे 17 से 18 घंटे। अच्छा, आप अपना सुबह मॉर्निंग से लेके नाइट तक अपना रूटीन बताइए। सुबह कितने बजे सो के उठते, कैसे पढ़ाई करते हैं, आपका रूटीन क्या होता था? सुबह 4 बजे उठना, तो हाँ, डेढ़ 2 ढाई घंटे पढ़ना, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होना, हुँ, फिर स्कूल बस से स्कूल में पहुँचना। हुँ, अगर थोड़ा बहुत टाइम बस में मिल जाता था तो उसमें भी पढ़ना हुँ। फिर और फिर स्कूल में पढ़ाई करना। स्कूल से लौटने के बाद आप क्या करते थे? मैम स्कूल के से लौटने के बाद थोड़ा रेस्ट हुँ, और खाना खाया, थोड़ा रेस्ट, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी शुरू करा। सेल्फ स्टडी। अच्छा ये बताओ अनुराग आपने टॉप किया है आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि ट्यूशन को हर सब्जेक्ट का अलग-अलग बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है सेल्फ स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है? मैम ट्यूशन कोई मायने नहीं रखता, हुँ, सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। हुँ। अगर आप ये बताओ आपसे जो छोटे बच्चे मतलब जो बच्चे इस साल इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर पास करके आए हैं, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें कि सेल्फ स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है या डिसिप्लिन करना, डिसिप्लिन में रहना और मेहनत करना कितना इम्पोर्टेंट आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्कूल का तो मैम सबसे पहला रूल डिसिप्लिन ही होता है। हुँ, सबसे पहले तो हमें अपने डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए। हुँ, दूसरा, क्लास में हुँ, जो भी क्लास में पढ़ा उसे क्लास में ही अच्छी तरह सीखना चाहिए। घरों जाकर फिर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हुँ। रोज़ाना इसी तरह करना चाहिए, जो क्लास में पढ़ा वो क्लास में अच्छी तरह तैयार करके घर पे भी जाकर पढ़ना चाहिए उसे। अच्छा, ये बताओ अनुराग देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने बहुत 10-10 12-12 घंटे हमने पढ़ाई की लेकिन आपको क्या आपकी कॉपी आप टॉपर हैं, आपकी कॉपी में और एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसकी कॉपी में क्या अंतर होता होगा? मैम हमें हमारे टीचर हमें कॉपी लिखना सिखाते थे। हुँ, कहाँ अंडरलाइन करना है, कहाँ हाइलाइटिंग करनी है, किस तरह से हेडिंग डालनी है, कहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, हुँ, किन-किन क्वेश्चनों पे हमें डायग्राम बनाना है हुँ, और हमारी राइटिंग का भी मैथ। हुँ। तो इससे इसका फ़र्क पड़ता है। आपको क्या लगता है हेडिंग कैसी होनी चाहिए? क्या फिज़िक्स में, केमिस्ट्री, मैथ में भी हेडिंग मायने रखती है? यस मैम, हेडिंग तो ज़रूरी होती है। हुँ, तो हेडिंग लिखते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? हेडिंग या तो ब्लैक पेन से हो, थोड़ी उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, हुँ, अंडरलाइन करना चाहिए, हुँ, हाइलाइट भी कर सकते हैं और हुँ। कोई मेन वर्ड है, पैराग्राफ है, उसको भी हाइलाइटिंग कर देते हैं। इससे हमारी कॉपी भी अच्छी लगती है और हाइलाइटिंग से भी फ़र्क पड़ता है टीचर पे, जो कॉपी चेकिंग होती है। हुँ, बिल्कुल। आप ये बताइए आप तो बरौत आप गाँव में रहते हैं कि शहर का इलाका लगता है आपका? मैम मैं बड़ौद शहर में ही रहता हूँ। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। परिवार में कौन-कौन है? मम्मी-पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जी का नाम श्री प्रमोद मलिक है। हुँ, इलेक्ट्रीशियन की शॉप है हमारी बड़ौत में ही, और हुँ, मम्मी का नाम श्रीमती पारुल मलिक है, वे एक हुँ। हाउसवाइफ है। और मेरा एक छोटा भाई है अनुभव मलिक, अच्छा, वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ये बताओ अनुराग कभी पढ़ाई में कोई आपको आर्थिक दिक्कत आई, कोई परेशानी आई? नो मैम, हुँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। अगर कोई भी दिक्कत होती थी वे पहले से पहले ही सॉल्व कर देते थे। मुझ तक कोई प्रॉब्लम पहुँचती ही नहीं थी। हुँ। अच्छा कभी ऐसा लगा कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं जैसे होता है ना कि पेरेंट्स एक लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हैं तो अपनी अपनी ज़रूरतें कम करके वो आपकी पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कभी ऐसा लगा आपको? यस मैम, ऐसा तो सबके पेरेंट्स ही करते हैं और मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही किया है। हुँ, मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने खुद का जो बलिदान दिया और हुँ, मेरी पढ़ाई में भी मेरी हेल्प की। हुँ। आप अपनी मम्मी-पापा को कितना क्रेडिट देते हैं इस कामयाबी के लिए?
मैं सारा क्रेडिट उन्हें ही देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे कोई काम नहीं कराया, और बल्कि जो मेरा ही काम होता था वे खुद कर देते थे। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करता था। तो आपके कौन से काम थे जो मम्मी पापा कर देते थे? खाना टेबल पे ही देना, जब स्कूल के लिए रेडी हो जाता था तो टिफिन पैक करना, पानी की बोतल रखना, और भी जो वर्क थे वे कपड़े निकालना, वे सब मम्मी करती थी। आप ये बताओ, आप एक बरौत से आते हैं, कभी आपको लगा कि जो आजकल जो है जितने भी मैं देख रही हूँ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, सब गांव देहात के बच्चे, छोटे शहरों के बच्चे बहुत कामयाबी हासिल कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो आपकी कामयाबी होती है उसमें ज़रूरतें यानी जो सुविधाएं हैं या छोटे शहर का होना, बड़े शहर का होना, ये कहीं बाधा होता है? नहीं मैम, अगर हमारा टारगेट हो तो उसे पूरा करने के लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। चाहे कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, अगर हमें टारगेट पूरा करना है तो हम पूरा कर लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रॉब्लम अगर होगी और हमें टारगेट पूरा करना होगा तो हम उसे खुद ही दूर कर देंगे। आप ये बताओ, अगर आप स्टूडेंट्स को समझाना चाहें, जो स्टूडेंट आपको लाखों स्टूडेंट सुन रहे होंगे, आप उनको क्या समझाना चाहेंगे? वो कैसे पढ़ाई करें, क्या होना चाहिए, मतलब कैसे वो कॉन्सेंट्रेट करें, मेहनत करें और अनुशासन में रहें, अपना टाइम ना वेस्ट करें, टाइम मैनेजमेंट रखें? आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2-3 अगर सेंटेंस में आप बोलना चाहें तो। मैम बस मैं तो उन्हें यही कहूंगा कि वे रोजाना अपने छोटे छोटे टारगेट बनाए और उन्हें पूरा करें, तभी हम कोई बड़ा टारगेट पूरा कर सकते हैं। मान लिया दिन में कोई टारगेट बनाया कि हमें इतना लर्न करना है, इतने चैप्टर याद करने हैं, तो इस तरह के टारगेट बनाए, और जब तक वो टारगेट पूरा ना होए तब तक अपनी पढ़ाई ना छोड़े, तब तक पढ़ते ही रहे। आप ये बताओ, इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिली, आज जब से सुबह से रिजल्ट आया है, आप क्या बदलाव देख रहे हैं? अचानक से लाइफ बदल गई है आपकी और आपके फादर की? यस मैम। क्या बदला है बताओ? अचानक सरप्राइज सा हो गया कि मीडिया वाले भी आए हैं और सबने बधाई भी दी है, तो अचानक बहुत ज्यादा सरप्राइज सा भी हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा। मुख्यमंत्री ने आपसे बात की? जी मैम। क्या कहा उन्होंने आपसे? मैम उन्होंने तो इस कामयाबी के लिए पहले तो बधाई दी है, और कहा है कि जिस तरह से ये टारगेट मैंने पूरा किया है, हमने पूरा किया है, उसी तरह आगे का जो टारगेट है हमारा, उसे भी हम पूरी मेहनत के साथ पूरा करें। अनुराग, अब आपने इंटर पास कर लिया है, इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की, आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैं IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपने आगे, अब आप इंटरमीडिएट के बाद कहाँ एडमिशन लेने वाले, किस तरह पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे आप? मैम मैंने DU के बारे में सोचा है कि वहाँ से BSc से ग्रेजुएट होकर तब IAS की परीक्षा करूँ। अच्छा, कोई आपको, आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं? आपके फादर मदर भी यही चाहते? अच्छा जी मैम। अच्छा, आप बताइए, आपने तो मैथ और केमिस्ट्री फिजिक्स में आपके इतने मार्क्स आए, आपको कभी इंजीनियर बनने का ख्याल नहीं आया? नहीं मैम, मेरा पहले से ही सपना था कि मैं IAS बनूं। अच्छा, तो IAS बन के आप क्या करना चाहते हैं? मैम बस मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, और जो पिछड़े गांव है, हमारा क्षेत्र जो है पिछड़े क्षेत्र है, बागपत जिला है, तो इसे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आपने गांव में कौन कौन सी फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं आप? आपको क्या लगता है आपके फैसिलिटी होती है, हाँ, क्या क्या होना चाहिए आपके गांव में? मैम गांव में कहीं कहीं ऐसा होता है कि गंदा पानी भरा रहता है, या फिर और भी बहुत सारी असुविधाजनक स्थिति रहती है। नहीं, पढ़ाई के तो लिए उन जैसे सबको कॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या क्या होना चाहिए? मैम अच्छे से अच्छा स्कूल होना चाहिए, और वहाँ पर टीचर उपलब्ध होने चाहिए, और कोई और फैसिलिटी उनके है लिए कि पंखे बिजली? वगैरह गर्मी। अच्छा, और कोई जैसे फैसिलिटी है, बिजली होनी, बिजली प्रॉपर आती है आपके इलाके में? यस मैम, बिजली प्रॉपर है। और इंटरनेट की कोई सुविधा और कोई चीज? मैम इंटरनेट की सुविधा भी है। अच्छा, आप ये बताओ, जैसा कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया, तमाम बच्चे घरों में, और बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में, स्ट्रेस में भी हैं, और जैसे आपने टॉप किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी, वो टॉपर नहीं बन पाए या कुछ फेल हो गए, ऐसे बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस में हैं? मैं उन्हें केवल यही संदेश देना चाहूंगा कि वे अपनी मेहनत न छोड़े, क्योंकि आगे 12th से आगे भी बहुत सारे टारगेट होते हैं जो कि हमें पूरे करने होते हैं,
तो वे इनमें अपनी पढ़ाई में कुछ चेंजेस करे, अपने व्यवहार में चेंजेस करे और अगले टारगेट पर ध्यान दे। हम्म। अच्छा, आप और अपने बताइए, आपकी और क्या हॉबीज है? आप टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, कोई स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है? नहीं मैम, ये मैं ये तो नहीं करता, ना टीवी देखता ना फोन देखता, बल्कि अगर पढ़ाई से कभी कभी बोर हो जाता था हम्म। तो कभी कभी म्यूजिक सुन लिया या फिर थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, बस। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो फादर हैं, कभी उन्होंने आपको पढ़ाई के लिए उन्हें टोकना पड़ा कि आप अपने मन से ही पढ़ते थे? मैं अपने मन से ही पढ़ता था, ये कभी मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहते थे। आपके हाई स्कूल में क्या कितने मार्क्स थे? हाई स्कूल में क्या पोजीशन थी आपकी? मैंने हाई स्कूल में श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज से 92% मार्क्स के साथ डिस्ट्रिक्ट बागपत टॉप किया था। अच्छा, तो क्या आपने हाई स्कूल में पास करने के बाद ही ये टारगेट रख लिया था कि नहीं, इंटर में मुझे पूरे राज्य में टॉप करना है? यस मैम, तभी से टारगेट बना लिया था कि हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है तो इंटर में यूपी टॉप करना है। बस एक बार और, बस लास्ट में पूछना चाहती हूँ, आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक मैसेज दीजिए, एक मोटिवेशनल मैसेज कि क्या क्या, जैसे लोग कहते हैं ना, सफल होने के लिए मेहनत होना, ईमानदार होना, अनुशासित होना, एकाग्र होना। आप ऐसे कोई 4-5 फैक्टर बताइए जो स्टूडेंट्स को अपने उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो है डिसिप्लिन। रोजाना तो स्कूल जाइए, क्योंकि अगर हम छुट्टी लगाएंगे तो हमारी पढ़ाई छूट जाती है। रोजाना क्लास अटेंड कीजिए और डिसिप्लिन में रहिए। जो टीचर क्लास में हमें सिखाते हैं वो तुरंत ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में बातें कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तुरंत की तुरंत उसे समझना चाहिए। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूछना चाहिए। हमारे टीचर हमें बार बार क्वेश्चन पूछने के लिए कहते हैं, बल्कि हमारे पास क्वेश्चन नहीं रहते फिर भी हमें क्वेश्चन पुटअप करने के लिए कहते रहते हैं। और घर जाकर जो भी रोजाना स्कूल में पढ़ाई की है उसे घर जाकर दोबारा पढ़े। तो ये थे अनुराग, जिन्होंने अपने सक्सेस के सीक्रेट्स बताए। आपने अनुराग को सुना। आइए अब हम मिलते हैं अनुराग के पापा से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अनुराग घर में किस तरह का बच्चा है, किस तरह का वो बेटा है, और वो अपने बेटे को लेकर क्या सपना देखते हैं। ये बताइए, आपके बेटे ने तो इतना कमाल कर दिया, पूरे राज्य में टॉप किया, तो अचानक से आप एक सेलिब्रिटी पापा बन गए पूरे राज्य में। कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन स्कूल में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था और उससे ज्यादा मेहनत, डबल मेहनत कर रहा था अब की बार। तो ये अनुराग जो है, कैसा घर में कैसा बच्चा है, कैसा बेटा है? आपको कहना पड़ता है कि वो अपने मन से करता है? अभी मैंने उससे बात की, इतनी समझदारी से वो बात कर रहा था, तो घर में कैसा बच्चा है वो? ये बहुत शांत स्वभाव का है। ये कभी कोई आफत नहीं करता, खेलता कूदता नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करता है। कभी आप, जैसे इसने कहा कि मैं 4 बजे सुबह उठता हूँ, तो आपको कभी जगाना पड़ा, कहना पड़ा? तो रात में सुलाना पड़ता है। कभी 12 बज जाए तो हम लोग कहेंगे 12 बजे सो जाइए, तो 2 बजे उठेंगे तो 2 बजे पढ़ता मिलेगा। तो हम इसे जबरदस्ती सुलाते थे। सुबह 4 बजे फिर उठ लेता था। अच्छा, तो आप एक, मतलब एक कहना चाहिए, एक आप प्राउड फादर हैं, आपके लिए इतनी गर्व की बात है। आज सुबह से जब से रिजल्ट आया है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव देख रहे हैं? कैसे अचानक से ज़िंदगी बदल गई है? जी सब, ये तो बेटे ने कमाल कर दिया। हाँ, जिंदगी का सब। हाँ, नहीं अचानक से आपको, जी, अचानक से इतनी खुशी मिली, बस यही नहीं पता पा रहा कि इस खुशी को कैसे शब्दों में बयान करें। हाँ, तो अभी आप तो देखिए, आज तो पूरे दिन आप इंटरव्यूज़ और इतने सारे लोगों से बात कर रहे हैं। अब आप कैसे बेटे की कामयाबी को कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? जैसे कि इसे हम जो है अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अच्छा, ये बताइए, देखिए इस समय सब लोग आपको सुन रहे हैं और तमाम सारे जो पेरेंट्स, देखिए आप बरौत में, बागपत एक छोटा सा ज़िला, बरौत में रहते हैं। तमाम जो पेरेंट्स हैं और उन्हें लगता है कि हम गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, हमारे गांव में उतना अच्छा स्कूल नहीं है, और कभी आर्थिक दिक्कतें भी होती। आपको कभी अनुराग को पढ़ाने में आर्थिक दिक्कतें सामने आई? सर अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि मैं भी एक गाँव से बिलोंग करता हूँ। अभी तो कुछ दिनों से यहाँ बड़ौत में रहना शुरू किया। क्या काम करते हैं आप? क्या सर? क्या काम करते हैं आप? मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है। अच्छा, आप बताइए, जो बच्चे इस साल भी मतलब नेक्स्ट ईयर वो इंटरमीडिएट या हाई स्कूल का एग्जाम देंगे, आप बच्चों के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बच्चों के पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूंगा कि वे अपने बच्चों की अच्छी से देखभाल करें, उनकी हर गतिविधि पर निगाह रखें कि वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उन्हें यदि गलत रास्ते से जा रहे हैं तो उन्हें रोकें,
क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि ये रास्ता किधर जा रहा है। ये तो गार्जियंस का ही फर्ज बनता है कि ये बच्चे को सही लाइन देवें। बिल्कुल। बेटा आप कह रहा आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं तो बेटे के साथ हूँ। यदि इसकी इच्छा आईएएस बनने की है तो मैं इसके साथ हूँ। तो क्या चाहते हैं आईएएस अफसर बन के बेटा क्या करे? आप क्या उम्मीद करते हैं उससे? बस उम्मीद यही करते हैं कि ये कहना देश की और हमारे समाज की सेवा करें। ये संदेश जाए कि ये भी एक बैकग्राउंड से कहना एक पिछड़े हुए क्षेत्र से निकल कर आए। तो आप ये मानते हैं कि पिछड़े हुए क्षेत्र से आना ये कोई बाधा नहीं है? जी। आज आपने तो यदि मेहनत और लगन है तो कोई बाधा नहीं है। जी। आज अब मुख्यमंत्री से आपके बेटे की बातचीत हुई, तो बेटा मुख्यमंत्री से बात कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर रहा था, उस दौरान आपको कैसा महसूस हुआ? जी, बहुत गर्व महसूस हो रहा कि बेटे ने कितना बड़ा काम किया कि आज मुख्यमंत्री उनसे बात कर रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही थी। चलिए, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारी यही इच्छा है कि अनुराग एक आईएएस अफसर बनकर देश की सेवा करें और आपको भी गर्व का अनुभव कराएँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। आइए अब हम बात करते हैं बागपत के श्री राम एसएम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजू तोमर से। राजू तोमर जी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और इस बार 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों ने, उन्हीं के कॉलेज के बच्चों ने टॉप किया है। पिछले साल भी इन्हीं के कॉलेज की बच्ची तनु तोमर ने 12th में टॉप किया था और हम राजू तोमर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनके यहाँ पढ़ने का तरीका, किस तरह से टीचर्स उन बच्चों को गाइड करते हैं, क्योंकि जितने भी टॉपर से हमने बात की, इनके कॉलेज के किसी भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे टीचर्स, ये सारे स्टूडेंट्स यही कह रहे थे कि हमारे कॉलेज के टीचर्स हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो हम राजू तोमर से बात करेंगे कि आखिर बच्चों को टॉपर बनाने का क्या सीक्रेट है। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं श्री राम एसएम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजू तोमर जी। राजू जी, आपको बहुत बहुत बधाई। इस बार 10th और 12th दोनों के बच्चों ने टॉप किया, मतलब आपके कॉलेज का तो पूरे राज्य में नाम हो गया। आपको उम्मीद थी कि दोनों ही क्लास में आपके बच्चे टॉप करेंगे? देखिए, जब बच्चों के साथ मेहनत की जाती है तो हर गुरु को एक विश्वास रहता है कि उसके बच्चे क्या कर सकते हैं। मेरे भी मन में उसी के अनुकूल एक अपेक्षा थी और उस अपेक्षा को मेरे स्टूडेंट्स ने सभी ने पूरा किया। आप ये बताइए कि आप क्या, देखिए लास्ट ईयर भी आपके यहाँ से तनु तोमर ने 12th में टॉप किया था, इस बार 10th और 12th दोनों के बच्चे आए हैं। आपके यहाँ कैसे पढ़ाई होती, मतलब आखिर पढ़ने का लोग, पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि ये एसएम इंटर कॉलेज में पढ़ाई कैसे होती है। आप कुछ पूरे राज्य को और तमाम जो कॉलेज के प्रिंसिपल आपको सुन रहे हैं, आप उनको कुछ बताना चाहेंगे, क्या पढ़ाई का तरीका था और कैसे आपने अपने टीचर्स को गाइड किया, क्या किया आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है बच्चों के साथ मेहनत करने की। जिस लेवल के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें तैयार करिए। जो टॉपर्स बच्चे हमारे होते हैं वे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 15 से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर्स की श्रेणी में रहते हैं। उनमें आपस में कंपटीशन बन जाता है और जब कंपटीशन बनता है टीचर का कोऑपरेशन उन्हें मिलता है, जो कमियां रहती है उनकी वो पूरी की जाती है। हमारे यहाँ अगस्त में ही सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद डेली उनका प्री बोर्ड एग्जाम होता है और 1 सितंबर से लेके अप टू एग्जाम तक उनका डेली एग्जाम होता है। उसमें जो कमियां रह जाती हैं उसको सुधार किया जाता है, क्योंकि जब तक बच्चे की कमियों को हम डायग्नोज नहीं करेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या दें, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको सुधार दे दिया जाता है, तो बच्चे उसके अनुसार अच्छा काम करते हैं। अच्छा, और ये कभी ये जो और दूसरा जो बच्चा आपका अनुराग है, उसको आपने पहले से जज कर लिया था कि ये बच्चा बहुत होशियार है, ये टॉप कर सकता है? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि अनुराग ही नहीं, इसके अलावा और भी एक 6th पोजीशन पे भी लड़की आई है प्रदेश में ही, गरिमा कौशिक, और हाई स्कूल में भी उज्जवल लड़का है, वो भी 6th पोजीशन पे है। और 6 बच्चे हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट होती है उसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो जितने बच्चों में आपस में कंपटीशन था कहीं ना कहीं अपना स्टैंड कर पाए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ गांव से पढ़ने आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। कभी इन बच्चों को आपको लगा कि इनकी आर्थिक दिक्कतें होती है, बहुत सारे बच्चे फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उन ऐसे बच्चों को आप किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह उनकी हेल्प करते हैं? देखिए, पढ़ाई के लिए पैसे की आवश्यकता मैं नहीं मानता हूँ कि कोई आवश्यकता है।
मेरे विद्यालय में ऐसे स्टूडेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, उनसे हम कोई फीस नहीं लेते, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में प्रतिभाएं तो हर जगह है। प्रतिभाएं जरूरी नहीं है कि वो बड़े बड़े शहरों में ही उत्पन्न होती हो, ग्रामीण परिवेश में भी होती है। आवश्यकता है उन्हें संवारने की, उनको संवार के हम आगे भेज रहे हैं। तो वही है कि अगर हम रिया जैन को देखें, आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर है, लेकिन प्रतिभा इतनी अच्छी है इसके पास कि ये बेटी एक दिन प्रदेश में बहुत ऊंचा नाम रोशन करे। आप ये बताइए कि आजकल मैं देख रही हूँ चाहे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम जो अभी रिजल्ट आए हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। कोई सब्जी बेचने वाले का बच्चा है, कोई पान बेचने वाले का बच्चा है, किसान का बच्चा है, उनके घरों के हालात अच्छे नहीं हैं, फिर भी वो बच्चे टॉप कर रहे हैं। चूँकि आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, आप बच्चों को बहुत करीब से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र में अचानक से ये प्रतिभा उभर के सामने आ रही है, क्या है इसका रहस्य, और किस तरह से इन बच्चों में एक बेताबी है अपने टैलेंट को दिखाने की, कुछ कर गुजरने की? मैडम, मेरी दृष्टि में एक कहावत, आवश्यकता होती है तो उसी से आविष्कार होते हैं। जरूरी नहीं है कि वे एक बहुत बड़ी लैब में ही हो जी, ऐसा नहीं है। ग्रामीण परिवेश में भी एक ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उनके पास हुनर भी होता है, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और अगर उन्हें सही तरीके से संवारा जाए तो वे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। आप ये बताइए, पिछले साल भी आपके यहाँ से तनु तोमर ने टॉप किया था। पूरे यूपी के जो टीचर्स भी आपको सुन रहे होंगे, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी आपको सुन रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे आपने कहा, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, किस तरह की और फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि हम बागपत जैसे, बरौत जैसे जगहों से तमाम सारे टॉपर्स निकलें, इंजीनियर्स निकलें, डॉक्टर्स निकले, क्या और फैसिलिटी आप उम्मीद चाहते हैं कि होनी चाहिए? ये फैसिलिटी तो टीचर्स की होती है। अगर अच्छे टीचर्स बच्चे को मिल जाते हैं तो डेफिनेटली बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। बात है बच्चे की मेहनत करने की, और उनको एक अच्छे अनुभवी अध्यापक अगर मिल जाते हैं जो उनके लिए पूर्ण समर्पित। आप ये बताइए, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि वाकई सुविधाओं से नहीं होता है कि आपने हर समय आपने बहुत हाई फाई आपने इंटरनेट लगाया हुआ है और एसी रूम में एसी रूम में बच्चे बैठ रहे हैं। टीचर्स अच्छे होने चाहिए, बहुत ज़रूरी बात आपने कही है। आप ये बताइए, इस मौके पर जो पूरे राज्य के या देश भर के टीचर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे तो टीचर्स जो होते हैं नौकरी की तरह आया और घंटे में पढ़ाया और चले गए। आप टीचर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनके भी स्कूल से, कॉलेज से टॉपर्स निकलें और अच्छे बच्चे निकलें? थैंक यू। तो ये थे अनुराग मलिक, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के सीक्रेट बताया, पूरा सुबह से शाम तक उन्होंने रूटीन बताया। अनुराग जो इतनी कम उम्र में एक उनके अंदर एक बहुत मैच्योरिटी है, कॉन्फिडेंस है। अनुराग कहते हैं कि अगर किसी के इंसान के अंदर जज्बा हो तो उसे कुछ भी रोक नहीं सकता। ये मायने नहीं रखता कि आप छोटे शहर से आते हैं या गाँव से आते हैं, क्या दुश्वारियाँ हैं। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं कि बिजली उतनी रेगुलर नहीं आती है, स्कूल उनके गांव से बहुत दूर होता है, इंटरनेट की उतनी फैसिलिटी नहीं होती, एसी रूम उनके क्लासेस नहीं होते, लेकिन तमाम दुश्वारियों को झेलकर ये बच्चे टॉप करते हैं। और अनुराग यही कहते हैं कि अगर आप ठान लें तो आपको कोई भी मंजिल पार करने से, उसे अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा अनुराग ने जो बहुत अपनी पढ़ाई के सीक्रेट बताए, किस तरह आपको लिख के पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने किस तरह से कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ी, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अनुराग ने तमाम सारे अपने सक्सेस के सीक्रेट्स बताए हैं, तमाम जो पढ़ाई के उन्होंने टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, ये आप लोगों के बहुत काम आएंगे। और जिन बच्चों को किसी वजह से अगर वो टॉप नहीं कर पाए हैं या फिर किसी वजह से उनको एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ पाए, उन्हें बिल्कुल घबराने की या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे एग्ज़ाम आते रहते हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं। लेकिन जो इस तरह के बच्चे टॉप करते हैं, टॉपर हैं, वो जो बताते हैं, वो जो कहते हैं, आप उन्हें ध्यान से ज़रूर सुने। अगले जो आपके आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कामयाबी कभी भी किसी भी पल आ सकती है, इसलिए आपका सबसे बड़ा आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो सोचने का नज़रिया है, वो बहुत मायने रखता है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले एपिसोड में मैं आपको किसी ऐसी ही पर्सनालिटी से रूबरू कराऊंगी।